नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, फ्रांस में। यहाँ आपको बता दें कि फ्रांस में प्रशासकीय कानून पाया जाता है और ये ऐसे कानून होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता के संबंधों को निर्धारित करते हैं। सरकारी कर्मचारी प्रशासकीय कानून से प्रशासित होते हैं, जबकि साधारण नागरिकों के लिए सामान्य कानूनों की व्यवस्था होती है। अगला सवाल है, सूची 1 और 2 आपको मैच करवाना है, जिसमें आपको किताब और उनके लेखकों के साथ इनको मैचिंग करवाना है। आपके सामने है सूची 1 में लेखकों के नाम और सूची 2 में है आपके पुस्तकों का नाम। तो इनको जब आप कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, लास्की का। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नागरिक को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है, उसे उस चीज से वंचित करना जिससे उसे अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने विकल्प है बारकर, एंजल्स, लेनिन और लास्की। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यह कथन है लास्की का। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? अच्छा सवाल है, टीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? तो संपत्ति को स्वाभाविक मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं अरस्तु। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सूची 1 और 2 आपको यहाँ पर मैच करवाना है। एक तरफ आपको कुछ कथन और दूसरी तरफ आपको विचारकों के नाम दिए गए हैं, इन्हें आपको मैच करवाना है। अधिकार समान हित की पूर्ति के लिए एक सहायक शक्ति है जिसका दावा किया गया और जिसे मान्य किया गया है। अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे होते हैं, राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं, और व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति आधार होती है। तो यहाँ पर आपको मैच करवाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका कूट की सहायता से विकल्प संख्या सी, यानी कि A2, B1, C4 और D3। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? तो न्याय के किस पहलू पर बल देते हैं यूनानी विचारक? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, नैतिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक होती हैं? यानी कि एक लिखित संविधान, निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार पत्र या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ पर कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। एक से अधिक विकल्प यहाँ पर आपके सही होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? तो संपत्ति का जो पहला सिद्धांत था, पहली बार किसी ने श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उसका नाम था लॉक। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। लॉक जो है वो संपत्ति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहता है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों का प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान रूप से अधिकार था, न किसी का कम था न किसी का ज़्यादा। इसलिए संपूर्ण संपत्ति एक सामूहिक संपत्ति थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार भी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? तो अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा होगा? ऐतिहासिक समाज कल्याण सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत या फिर आदर्शवादी सिद्धांत? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यही सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 11 में कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है गांधी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया, जबकि कारण कहता है कि वह अराजकता में विश्वास करते थे। यहाँ पर आपको कूट की सहायता से सही विकल्प को चयनित करना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी। कथन और कारण दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 में सूची 1 और 2 आपको दिया गया है। यहाँ पर भी आपको पुस्तकों और लेखकों के नाम दिए गए हैं। सूची 1 में आपको लेखकों के नाम हैं और सूची 2 में आपको पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। कूट की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वे व्यक्ति कौन थे? यानी कि मार्क्स किन दो व्यक्तियों से प्रभावित था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, हीगल और फेयरबैक। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो मार्क्स की जो पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 1848 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है, जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, बल्कि आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर या प्रयोग के योग्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए, लॉर्ड कीन्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है, और वो कैसा समूह होना चाहिए ये आपको बताना है। जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि हो, या फिर ऐसा जिनका एक व्यवसाय हो, जो एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त हैं, या फिर जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा साधन हो। तो आंसर यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बतलाना है कि कौन सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी, विकल्प संख्या सी आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति किस सिद्धांत से मेल खाती है? आपको पता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें से आपको ये बताना है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति किस विचारधारा से मेल खाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सूची 1 और 2, यहाँ पर पुस्तक और लेखकों के नाम आपको मैच करवाने हैं। कूट की सहायता से आपको सही विकल्प को चयनित करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ सूची 1 में आपको लेखकों के नाम और सूची 2 में आपको पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको मैच करवाना है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि A1, B4, C3 और D2। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मार्क्सवादी का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई थी। तो वर्ग भेद की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति तब हुई थी जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना और खेती करना प्रारंभ किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में, सूची 1 और 2 यानी कि पुस्तक और लेखकों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको कूट की सहायता से सही विकल्प को चयनित करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि
कोई भी आपका चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको 10 से 15 सवाल करीब-करीब ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित होते हैं, या फिर आपको 8 से 10 सवाल ऐसे भी मिलते हैं, यानी कि करीब-करीब 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जिनका संबंध पुस्तकों के लेखक और निम्नलिखित कथनों के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन किसका है या कौन सी पुस्तक किसकी है। तो पुस्तक और लेखक साथ में कथन का ज़रूर आप एक बार अध्ययन करें। 20 क्वेश्चन करीब-करीब आप यहाँ पर 100% सिक्योर कर सकते हैं, और इसको तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कथन पर आधारित हैं, चाहे वो पुस्तकों और लेखकों पर आधारित हैं, उनको आप एक बार ज़रूर एक जगह पर नोट करें। नोट करने के बाद उनमें से कोई न कोई एक कीवर्ड ज़रूर निकालें और कीवर्ड के आधार पर आप उनको याद करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 22 में कथन और कारण दिया गया है। ये भी आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सवाल हैं। गांधी के अनुसार कथन कहता है, गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, और कारण कहता है कि राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, यानी कि गलत है। ए क्या है? गलत है, कथन गलत है और कारण जो है वो सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक जो है वो है जे.एस. मिल। विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, आपको यहाँ पर पुस्तकों के नाम और लेखक दिए गए हैं। सही जवाब आपको चूज करके बताना है कूट की सहायता से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले जो विचारक हैं वो हैं सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सारतोरी के राजनीतिक दलों की वर्गीकरण का आधार नहीं है? सारतोरी भी इनको कहा जाता है। सारतोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है इनमें से। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, दलों में विखंडन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? तो महिला मताधिकार का जो प्रबल समर्थक है वो है सिजविक। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, संस्थागत दबाव समूह यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था जे.एच. हैलट ने। विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ को और भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो पुस्तकों के नाम आपको मिल रहे हैं वो थोड़े से नए हैं, या यूँ कह लें कि आपको हो सकता है कि पहली बार सुनने को मिल रहा हो, चूँकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, थॉमस हेयर ने। क्वेश्चन नंबर 31 में है, इसमें अगर आप चाहें तो इनकी एक पुस्तक भी है थॉमस हेयर की, द मिशनरी ऑफ ग्रेरमेंट है इनका, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1851 में इन्होंने नॉर्वे की ये रहने वाले थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर रखा था। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 32
टू है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं? अंत में दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयनित करें। तो यहाँ पर आपको सुनिश्चितता, व्यापकता, संक्षिप्तता, परंपराएं, नमनीयता एवं कठोरता का मिश्रण, ये सारे विकल्प में आपको दिया गया है। कूट की सहायता से आपको बताना है, एक से अधिक चयन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, 1, 2, 3, 5, ये पूरा का पूरा इसका क्रम हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में सूची 1 और 2 यहाँ पर मैच करवाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं और दूसरा है आपको लेखकों के नाम। तो कथन और लेखकों के नाम आप मैच करवाएंगे तो कूट की सहायता से आपका सही जवाब देना है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 34 में है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने को भारतीय संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित हुए थे? सही जवाब होगा आपका आयरलैंड, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित संविधानों में से किसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है? तो विकल्प हो जाएगा आपका बी, ये भारत के ही संबंध में कहा गया है। कथन आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा था? तो जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसा होता है? मनोनीत होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है या फिर निर्वाचित होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, गेट्सबर्ग में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, दुष्परिवर्तनशील संविधान वो होता है जिसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है? सही जवाब होगा ए, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो सकता है। दुष्परिवर्तनशील संविधान यानी कि परिवर्तन करना उसमें थोड़ा सा कठिन होता है। अगला सवाल है 39, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है केसी ह्वीयर को। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, मॉन्टेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, उसका प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा सर पी लॉरेंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सूची और पुस्तकों के नाम आपको बताना है। ये सभी जो पुस्तक और लेखक हैं वो आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, A2, B1, C4 और D3। क्वेश्चन नंबर 43 में है, काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है। होम रूल लीग को, लखनऊ पैक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो यहाँ पर आपको इनके क्रम के अनुसार आपको इनको लगाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, 1, 2, 3, 4। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर किया था? सही जवाब होगा आपका सिंगापुर में किया था। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 45, कितने कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, 72। क्वेश्चन नंबर 46 में है, 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, किससे प्रभावित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, रूसी जापानी युद्ध 1945।
क्वेश्चन नंबर 47 में महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपको बताना है। आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला था? तो भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 का। आंसर यहाँ पर आपका विकल्प संख्या डी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दो वक्तव्य आपको दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहते हैं। कथन कहता है लखनऊ समझौते ने भारतीय राजनीति में भविष्य के लिए सांप्रदायवाद का रास्ता खोल दिया था, जबकि कारण कहता है कि यह शिक्षित हिंदू और मुसलमानों को पृथक हस्तियों के रूप में एक साथ लाने की धारणा पर आधारित था। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है, कूट की सहायता से आपको सही जवाब हो जाएगा। विकल्प संख्या बी, ए और दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्न नेताओं में से कौन अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, महात्मा गांधी को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित किन भारतीय राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो यहाँ पर आपको कूट की कूट की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, 2, 3, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 52 में है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भी एक आसान सा सवाल है। आंसर हो जाएगा आपका सी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगले सवाल में आपको दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आपको वो रखा गया है जो सूचियां हैं और दूसरी तरफ आपको रखा गया है कहाँ से उसको लिया गया है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 54 में है भारतीय संविधान का 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999 किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी। यहाँ पर आपको ये सवाल आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है, आपको ज़रूरत है तो जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, खास करके 100 के बाद वाले जितने भी अमेंडमेंट हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 में भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का मतलब क्या होता है? और ये आप जानते ही हैं कि शून्यकाल भारत की देन होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल जो होता है उसी को हम कहते हैं शून्यकाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 में भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो न्यायिक सक्रियता का संबंध जो होता है वो है जनहित मुकदमों से। आंसर आपका बी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 में, यहाँ पर भी आपको दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन कहता है भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है, जबकि कारण कहता है कि भारत गठबंधन सरकारों के युग की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि कथन और कारण दोनों अलग अलग तो सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य का विचार सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 58 में है मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से। अगला सवाल है 59, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अगर इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर बता दें कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
अगला सवाल है 60, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाने वाला जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 42। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, राजनीतिक दलों और 13वीं लोकसभा में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ये आपका कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि जो हमारी वर्तमान की लोकसभा है उसमें आप अलग अलग पार्टियों के द्वारा कितने सीटों पर चुनाव जीता गया था उसको आप एक बार करंट अपडेट कर लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब। तो यहाँ पर आपको तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति की जो दशाएं होती हैं वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए वाला, विकल्प संख्या ए। न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू करने के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब उपलब्ध नहीं होता है तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 में है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। क्वेश्चन नंबर 64 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि। कब 21 का उल्लंघन होता है वो कंडीशन आपको बतानी है। आंसर यहाँ पर बी वाला आपका सही हो रहा है। जब किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है तब वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा में किसी एक दिन की अतारांकित सूची में प्रश्नों की अधिकतम सीमा 230 निर्धारित की गई है। राज्यसभा के लिए यह संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला सवाल है, भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए उनमें से कौन सही है। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपका पहला कथन कहता है, भारतीय संविधान सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के निमित्त संसद को निवारक निरोध विषयक विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। इसके अलावा दूसरा है, निर्वाचक निरोध के अंतर्गत निरोधित व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के पश्चात मुकदमा चलाना आवश्यक है। तीसरा कथन है, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना चाहिए। और चौथा कथन है कि सामान्य रूप से निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 67 में है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपको यहाँ पर बतला दें कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक महत्व की बात की गई है, जबकि राजनीतिक अगर बात की जाए तो वो बात की गई है फंडामेंटल राइट में, यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? आंसर स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल 70, नीचे 2 वक्तव्य हैं, कथन और कारण। कथन कहता है, शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजाध्यक्ष की भांति नहीं है। कारण कहता है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से आंसर देना है। सही जवाब ए होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि सामाजिक समानता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ये आपको बताना है। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको आंसर इसका बी ही होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न कब उठा था? यहाँ पर आपको केसेस के नाम दिए गए हैं, यानी कि किस केस में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। आंसर हो जाएगा आपका चंपक दोराई बनाम मद्रास राज्य के वाद में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर आपको देखिए आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दो वक्तव्यों का प्रयोग किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता इस बात को ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण की बात करते हैं तो वो लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आंसर आपका ए सही हो रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, विधि के समक्ष समानता को ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित सूचियों को आपको सुमेलित करना है। यहाँ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनके प्रोविजंस, तो कूट की सहायता से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 76 में है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा के संस्थापक हैं? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 77 में है, निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी कि जिसका प्रावधान संविधान में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, योजना आयोग और आज का नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 78 में, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर कब तक रह सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? तो इनमें से किसी के अधीन नहीं होता है। विश्व के अधिकांश शासन विधानों में जहां निर्वाचन को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषय समझकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, वहां भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही किया है। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र की महत्ता को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय आर्टिकल 324 टू 329 में निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 में, संविधान सभा में किसने कहा था कि राजनीति का निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसकी सुविधा अनुसार दे है? बहुत ही प्रचलित कथन है केटी शाह का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81। सरकारिया कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे होता है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक आयोग है। अगला सवाल 82 में है, निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं, यानी कि उनको रेगुलेट करते हैं? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 245 और 246। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? सही जवाब होगा 73rd। क्वेश्चन नंबर 84 में है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पूर्ववर्तीता का अनुगमन किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि कनाडा का। अगला सवाल है
लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, अमेरिका में निहित शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मुकदमे में प्रतिपादित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, मैकलोच बनाम मैरीलैंड 1819 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान ने संघ और राज्य के बीच विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल क्या है? तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था के शक्ति विभाजन में गणना और अवशेष का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, 1803 में, 1803 में। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि, किस वजह से श्रेष्ठ होता है? तो आंसर होगा आपका कि इसके पास एक दंडकारी शक्ति होती है और यह दंडकारी शक्ति उसको कहाँ से मिलती है? संप्रभुता से मिलती है, यानी कि संप्रभुता जो है वो राज्य की दंडकारी सत्ता का एक आधार प्रदान करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता किस तरह से व्यवहार करते हैं? तो वास्तविक और कानूनी संप्रभुता जो हैं साथ साथ रह सकते हैं। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में है, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किस बात को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संसदीय संप्रभुता को इंगित करता है। राज्य शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो मैकियावली ने किया था। 96 क्वेश्चन में है कि यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, लेकिन शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। विकल्प संख्या बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में है, सूची 1 और 2 को आपको मैच करवाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन और विचारकों के नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा कूट की सहायता से विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 98 में है, कथन और कारण। कथन कहता है मध्य युग में यूरोप में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण कहता है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाइयत से व्याप्त थी। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 में, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? तो अरस्तु ने शासक के अंतर कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण बताया है, ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका न्याय, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 100 में सूची 1 और 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका सूची और 1 और 2 को मिलाने के बाद आंसर होगा आपका विकल्प संख्या बी, A1, B2, C3 और D4। अगला सवाल है 101 में, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 102 में है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है किस बात का? आंसर होगा आपका
बी वाला विकल्प राजनैतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य का। यह कथन किसका है? तो ये पॉपुलर कथन है मैकाइवर का। अगला सवाल है 104 में, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन है वेपर का। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 105 में है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि 1 और 4 सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106 में, सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है। किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, जॉन रॉल्स ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में दिया गया है, 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज यानी कि निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 108 में, कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है, प्रत्येक न्यायसंगत सरकार प्रजातंत्रात्मक होती है। ये एक रूसो का कथन भी है, और रूसो जो है वो स्विस गणतंत्र में पैदा हुआ था। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी। दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिक को अपने इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, रूसो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कौन सा है? तो वो एक पक्षीय होता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। एक तरह से ये हॉब्स की आलोचना भी होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111, समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कथन कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112, किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं है, अधिकार का विषय है? इसका सही जवाब हो जाएगा आशीर्वादम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 113 में है कि किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 114 में है, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? सही जवाब इसमें आपको हो जाएगा विकल्प संख्या बी, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना। अगला सवाल है 116 में, निम्नलिखित में से किस एक को राज्य का समाजवादी कार्य माना जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, राज्य की विधियों द्वारा सबके प्रति समान व्यवहार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, टी.एच. ग्रीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118, 2 कथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। कारण और कथन के आधार पर आपको कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। कथन कहता है कि प्राचीन और मध्यकालीन परिभाषाओं में राज्य को मानव कल्याण की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि कारण कहता है कि प्राचीन और मध्यकालीन चिंतक व्यक्तिवादी थे। तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120,
राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला इसमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, बेंथम। ये था आपका आज 120 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको किसी सवाल में डाउट होता है तो उस सवाल का क्वेश्चन नंबर हमको लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सही जवाब, अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर कर दिया जाएगा।